great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America. वजह अपील जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान से की कि आप लोग जो हुक्म दिया जाए उसको आईनी और गैर आईनी होने की स्टैंडर्ड पे परखें और फिर उसके ऊपर अमल करें। ये एक बगावत को जन्म देने वाली चीज है। फौज के अंदर बगावत के बीज बोने वाली मेरी बाप भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस ले, ये कभी भी वापस नहीं दूंगा। सोच भी नहीं सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं। पार्टी के लिए दिन रात मैंने एक की, जनरल साहब ने भी एक की, जुल्फ़िकार मक्सी ने बोला, जफरुल्लाह जमाली ने बोला, जाम यूसुफ उस वक्त जिंदा था, उन्होंने कहा, और बहुत सारे जो हमारे नवाब सरदार है यहाँ के उन्होंने भी मुझे कहा कि नवाज शरीफ से आप शर की तवक्को रखें, खैर की तवक्को नवाज शरीफ से आप न रखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाजरीन, प्रोग्राम में यकीनी तौर पर मुख्तलिफ अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करनी है, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा है इसमें बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की। सदारती इंतखाबात का जो मरहला है वो मुकम्मल हुआ, अब वोट डाले गए, उसके बाद उनकी काउंटिंग भी हुई, जो इलेक्ट्रल वोट थे वो काउंट हुए, जिसमें वाज़िया बरतरी हासिल की जो सदारती उम्मीदवार जो बाइडन थे उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने इस तमाम जो इंतखाबी अमल है उस पर उंगलियां भी उठाईं, उसे चैलेंज करने का ऐलान भी किया और इस बरतरी को मानने से इनकार किया। लेकिन जो बाइडन हैं और उनके साथ उनकी नायब सदर की उम्मीदवार थी कैमला हैरिस, उन्होंने भी एक विक्ट्री स्पीच भी की, अपनी जीत का ऐलान किया। अब अगर ये तमाम जो मामलात हैं वो नॉर्मल रहते हैं फिर तो अमरीकी रवायात के मुताबिक 20 जनवरी को जो नए सदर हैं, नौमुंतखब सदर, वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और वो जो इंतकाल इक़्तिदार है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं रहती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, तो क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ हम इस जो हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा ये भी देखेंगे जो नए आने वाले सदर हैं उनको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे फ़ौरी तौर पर और उनकी तरजीहात हैं वो क्या होंगी। इस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत खुशकिस्मती हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त असफ़र इमाम साहब हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच असफ़र साहब, आपने जो अपना कीमती वक्त है वो हमारे लिए निकाला। असफ़र साहब, जैसे कहा जा रहा था गुज़िश्ता प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ थे, मुख्तलिफ़ सर्विस का भी जिक्र किया आपने और जो एक अमूमी राय बनी थी उसी के मुताबिक जो बाइडन ने एक जो क्लियर मेजॉरिटी है वो सबकत हासिल की है उन्होंने। अब ये बताइएगा कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे, क्या वाकई वो इस तमाम चीज़ों को चैलेंज करने की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, उनके पास ऑप्शन मौजूद है और वो कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ रियासतों में ये कानूनी तौर पर अलाउ है कि अगर मुखालिफ उम्मीदवार चैलेंज करता है तो ना सिर्फ दोबारा गिनती होगी बल्कि बाद जगहों पे री इलेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि जॉर्जिया में आपने देखा कि जो सेनेटर्स के इंतखाबात हैं उसके लिए री इलेक्शन हो रहे हैं। तो चूँकि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मार्जिन कम था, इसलिए इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वो दोबारा गिनती के लिए अदालत में जा सकते हैं और अदालत के फैसले के मुताबिक दोबारा गिनती हो सकती है। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो अमेरिकी आइन के तहत जो इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला है
वो आइन में पूरी तरह सराहत है, पूरे जुज़ियात के साथ उसकी वजाहत है और वो उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। 175 अराकीन पे मुश्तमिल जो ट्रांजिशन कमेटी है उसने काम शुरू कर दिया है और आप देखेंगे कि ये इंतकाल इक़्तिदार में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई मसाइल खड़े होंगे, बिल्कुल मसाइल पर खड़े नहीं हो सकेंगे और इंतहाई पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार होगा, क्योंकि इसकी आइन के अंदर, कानून के अंदर एक एक चीज़ की मुकम्मल तौर पे वजाहत है। जो ट्रांजेक्शन कमेटी होती है उसको बाज़ाब्ता अमरीकी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड भी जारी हो चुका है और ना सिर्फ फ़ंड जारी हो चुका है बल्कि मैं ये बता दूं कि ये कमेटी किसी के इख्तियार में नहीं होती, ये किसी प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट हो उसके कंट्रोल में नहीं होती, इंतहाई आज़ाद होती है। लेकिन आइन के तहत इनका एक फ़ंड एलोकेट होता है जो फ़ंड जारी कर दिया जा चुका है और वो कमेटी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ महकमों के साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला, इजलासों का सिलसिला वो जारी है और उस पर काम हो रहा है। अच्छा असफर साहब, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा, जैसे आपने जिक्र भी किया कि जो काउंटिंग है वो हो सकती है, तो पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये तमाम प्रोसेस हर हाल में 20 जनवरी से पहले ही मुकम्मल करना होगा, और अगर जो अदालतों में ये मामला जाते हैं और उसमें यकीनी तौर पे कुछ टाइम भी लग सकता है, अगर ये तमाम मरहला 20 जनवरी से आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो तब क्या सूरत हाल होगी और वो कैसा सिनेरियो होगा तमाम? नहीं, इस बात का इम्कान बिल्कुल नहीं है कि 20 जनवरी से आगे तक जाए, बल्कि ये 15 दिसंबर से पहले ये तमाम मरहले मुकम्मल हो चुके होंगे। 15 दिसंबर से पहले आप ध्यान में रखिएगा। और 20 जनवरी को जब हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, उस तारीख तक मौजूदा सदर मुकम्मल बाइख्तियार सदर हैं, उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। लेकिन 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद वो सदर नहीं होंगे और उनका कोई भी एक महकमा, इवन ये कि खुद उनकी जो ज़ेर कमान है, जो सीक्रेट सर्विस है या जो भी लोग हैं, वो उनके अहकामात बजा लाने से बिल्कुल पाबंद नहीं होंगे, वो बिल्कुल अहकामात बजा नहीं लाएंगे। और आप देखेंगे कि कोई उनको इसीलिए ये जो आइनी तौर पे इस बात को इंश्योर किया गया, लिहाजा रवायत यही है कि जो हारने वाला बड़े खुशदिली से उसको ना सिर्फ कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, बल्कि वो जो आने वाले को वेलकम भी करता है। लेकिन सदर ट्रंप एक कानूनी जंग लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने पहले ही इस बात का अनाउंस किया था कि वो कानूनी जंग लड़े, तो यकीनन उनका जो ज़रूर होगी और उसके बाद नताइज बिल्कुल सारे ऐसे तरीके से हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक सदर ट्रंप का अपना एक मिजाज है और उसका इजहार हो रहा है। जी अच्छा असफर साहब, जो अब कुछ गुफ्तगू इस हवाले से करते हैं, जो नए सदर हैं वो जब पूरी तरह से जो इख्तियारात उनको मिल जाएंगे और जैसे आपने बताया कि इंतकाल इक़्तिदार का मामला कि उसके जो मामलात हैं वो शुरू हो भी चुके हैं, तो किन मामलात के ऊपर उनका फोकस रहेगा जो फौरी तरजीह है? उन्होंने इस हवाले से क्या ऐलान भी किया है और कौन से ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर वो तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे? देखिए, ये इलेक्शन था ही, ये जो कोरोना की जो वबा है इसके हवाले से एक रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार कर दिया था। बहुत सारे दूसरे मौजूआत हैं लेकिन सबसे अव्वलीन मौजू यही था। इस वबा ने अमेरिका को काफ़ी बुरी तरह लपेट में लिया हुआ है और इसके नतीजे में मईशत पे बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हुए हैं। तकरीबन 2 करोड़ लोग अब तक बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी अलाउंस पे गुजारा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है नए आने वाली क़यादत को सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, वो पैंडेमिक से किस तरह निपटेंगे और साथ ही मईशत को बहाल किस तरह करेंगे। वो इस तरह जो माजी में सदर ट्रंप जो बाइडेन के बारे में कहते रहे हैं कि ये पूरे अमेरिका को बंद करना चाहते हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या इनकी हिकमत अमली ऐसी होगी कि वो पूरे अमेरिका को बंद करेंगे और बंद करके फिर वो पेंडेमिक पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले दिन से आज, यहाँ मंडे के दिन है, आज पहले ही दिन से जो बाइडेन ने डॉक्टर्स और माहिरीन के साथ इजलास शुरू कर दिया है कि ये पेंडेमिक से किस तरह से निपटा जाए। तो सबसे पहले तो यही उनका टॉपिक होगा कि पेंडेमिक से किस तरह निपटा जाए और मईशत की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जाए। जी अच्छा असफर साहब, हमने देखा जो सदर ट्रंप जिस वक्त वो इक़्तिदार में रहे और उसमें कुछ नस्ली तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, पुलिस के हाथों स्याह-फाम अफराद की हलाकतें भी, उसके ऊपर बड़े बड़े हमने एहतजाज भी देखे और वो तमाम मामला था।
तो जो अब बाइडन साहब आए हैं उनका इस हवाले से ख़ास तौर पे जो बज़ाहिर ये तासुर उभर रहा है और मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से सर्वेस भी मौजूद हैं, रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि अमरीकी माशरे में जो एक खलीज पैदा हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में, एक तासुर ये पेश किया जा रहा था। इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये तासुर इसमें किसी हद तक हकीकत भी थी, और अगर ये वाकई ऐसा था तो अब सदर जो बाइडन जब आएंगे तो वो उनकी पॉलिसी इस हवाले से क्या होगी, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ हवालों से तकसीम होती हुई कौम को दोबारा से यकजा करने में और ये तासुर मिटाने में। जी बिल्कुल, ये डेमोक्रेट्स का एक ख्याल था कि अमेरिका दो वाज़े तौर पे तफरीक में आ गया है, अमेरिका तकसीम हो गया है, और इस बात का इजहार बरमला कई बार सदर नौमुंतखब सदर जो बाइडन कर चुके हैं, और उनकी ये भी अवलिन तरजीहात में शामिल होगी कि किस तरह कौम को यकजा किया जाए। और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे पहले खिताब में ये कहा कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और यकीनन उनकी ये तरजीह होगी कि अमरीकी माशरे में आने वाली जो सियासी खलीज है इसको पाटा जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और वो जो इंसानी इक़दार है, जो अमरीकी इक़दार है, उसको फ़रोग़ दिया जाए, और उसका इज़हार जो बाइडन कर चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ठोस इक़दाम करना है, और जो ये तकसीम जो डैमेज तक जिसे कहा जा रहा था कि डैमेज पहुंचा है, इसको ख़त्म करके अमरीकी माशरे की तामीर दोबारा शुरू करनी है। इस बात का इज़हार जो बाइडन करते रहे हैं, और अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम करते हैं। जी अच्छा, हमने देखा जो इस इलेक्शन में जो एक और तारीख़ी काम ये हुआ कि पहली मरतबा एक ख़ातून जो हैं वो नायब सदर बनी, और यकीनी तौर पे एक बहुत खुशाइंद बात भी है, अगरचे बहुत देर से इस हवाले से वो कुछ लोगों ने इस हवाले से बात भी की है। उनकी शख्सियत के हवाले से बताइएगा, और ख़ास तौर पे जो अमरीकी नायब सदर का रोल होता है पूरे सिस्टम को लेके चलने में, सदर को असिस्ट करने के हवाले से, और जो ये कमला हैरिस हैं इनकी शख्सियत के हवाले से भी, और चूँकि पहले भी ये अमरीकी पॉलिटिक्स में फ़ाल रही हैं, और इस हवाले से बताइएगा वो किस तरह से, और इन दोनों के दरमियान में जो वर्किंग रिलेशन है सदर और नायब सदर का, वो अमूमी तौर पे कैसा होता है, और जो अब ये दोनों इलेक्ट होके आए हैं इनके दरमियान में कैसा रहेगा। देखें, कमाला हैरिस जो है वो ना सिर्फ इमिग्रेंट हैं, बल्कि ये अफ्रीकी और एशियन दोनों बैकग्राउंड रखती हैं। वो इनकी वालदा का ताल्लुक़ इंडिया से, और वो वालिद का ताल्लुक़ जो था वो अफ्रीका से था। तो ये एक बैकग्राउंड प्लस उनका एक सियासी तजुर्बा है, बड़ा रोशन ख्याल। रियासत कैलिफोर्निया में ये सेनेटर के ओहदे पे रही हैं क़ायद, और तजुर्बाकार खातून रहनुमा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों जो बाइडन और जो कमला हैरिस के दरमियान इत्तेफाक जो हम आहंगी बहुत ज़्यादा होगी, और जो बज़ाहिर नज़र आता है, और उसमें ये मिलकर आगे बढ़ेंगे। दोनों ने अपने जो टारगेट्स बताए थे वो यही थे कि किस तरह अमेरिका की के अंदर अगर कोई तकसीम हुई है तो उस तकसीम को ख़त्म किया जाए, और यहाँ पे अमरीकी इक़दार को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मिलकर अहम आगे बढ़ेंगे, और नायब सदर की क्या जो ओहदा है नहायत अहम है। आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता वक्त के जो सदर ममलिकत को या सदर को, अमरीकी सदर को अगर कुछ मसला होता है तो उनके बाद सदारत का ओहदा इनके पास नायब सदर के पास आता है, और इनका किरदार बहुत अहम होता है, एक मशीर के साथ साथ एक साथ के नायब सदर की हैसियत से, और साथ साथ किसी भी बुरानी कैफियत में भी इंतहाई अहम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ एक खातून रहनुमा जो तारीख़ी तौर पर अमेरिका में नायब सदर के ओहदे पर फायज हुई हैं, बल्कि एक एशियन और अफ्रीकी बैकग्राउंड को रखने वाली खातून, ये बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है, और उसके नतीजे में खुसूसी तौर पर अमेरिका में जो कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ में मेरा ख्याल है इजाफा होगा, मेरी ये तवक्को है। जी अच्छा, असफर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि जो मौजूदा अब इलेक्ट हुई हैं नायब सदर ख़ुद भी इमिग्रेंट हैं। इस हवाले से अब हमने देखा जो सदर ट्रंप का दौरे इक़्तिदार था उसमें इमिग्रेंट्स के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की, पॉलिसीज़ भी, और चूँकि वो पहले से इस बात का ऐलान कर चुके थे, उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी जब वो इलेक्ट होने से पहले चलाई थी, वो उसका एक बुनियादी महवर रहा था। तो अब बताइएगा जो बाइडन साहब जब आए हैं उनका इमिग्रेंट्स के हवाले से किस तरह का
नुक्ता नज़र होगा, उनकी पॉलिसीज़ इस हवाले से क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, ख़ास तौर पे जो ट्रंप का एक हार्ड बॉर्डर्स का तस्वुर था, उस हवाले से जो बाइडन साहब की क्या पॉलिसी हो सकती है? जो बाइडन ने तो अपने इंतखाबी मुहिम में बाज़ाब्ता अनाउंस किया था कि वो ऐवान ये वाइट हाउस पहुँच के सबसे पहला जो काम करेंगे वो मुस्लिम ममालिक पे अगर कोई बैन लगाया था साबिक़ हुकूमत ने तो उसको ख़त्म करेंगे। और फिर वो इस तफरीक के कायल नहीं है, वो इमिग्रेंट्स और पुराने अमरीकियों के दरमियान तफरीक के बिल्कुल कायल नहीं है। तो और वो इसी पे को मिटाने के लिए काम करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो तफरीक और ये जो खलीज पैदा हुई थी, इसको मिटाना अमरीकी माशरे के लिए और इस खलीज को दूर करना, कम से कम करना अमरीकी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि माहिरीन कहते हैं कि इस तफरीक को, वैसे आप देखें कि इंतखाबी अमल के दौरान ये तफरीक पैदा होती है, रवायती तौर पे माजी में भी हुई और अब है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंतखाबात के बाद अगर सदर उस जो क़यादत है, मुल्क की जो क़यादत है, वो ज़िम्मेदारी के साथ पूरी कौम की क़यादत करती है, तो ये तफरीक आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। तो मेरा यही ख्याल है कि नए सदर वो इस सिलसिले में आपको ठोस इक़दाम करेंगे और ऐसे स्टेप उनके सामने आएंगे जिसके नतीजे में तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर इत्तेमाद पैदा होगा और वो एक कौमी धारे में शामिल होंगे और ये तफरीक ख़त्म हो सकेगी। जी अच्छा, असफर साहब, एक और अहम मामला जिसकी जानिब उन्होंने जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा भी, उस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए कि इसका पस मंज़र भी और कितना ज़रूरी होगा और आवाम की इस हवाले से क्या सेंटीमेंट्स हैं। आलमी इदारा सेहत से जो दस्तबरदारी का अमरीकी फ़ैसला था, सदर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में ये लिया गया और इसको रिवर्स करने के हवाले से गुफ्तगू की जो बाइडन ने कि वो इक़्तिदार में आके जो ये यहाँ से जो दस्तबरदारी है उससे वो उसको इस फ़ैसले को रिवर्स कर लेंगे। और फिर आज हमने देखा WHO के जो उसकी क़यादत की जानिब से भी सदर जो बाइडन को उनको इलेक्ट होने पर और उस हवाले से कुछ खुशाइंद पैगामात का तबादला भी हुआ। तो इस हवाले से बताइएगा ये इशू कितना अहम है और इसके ऊपर किस तरह से जो बाइडन इस चीज़ को लेके चलेंगे। जैसा कि जो बाइडन इस बात का इजहार करते रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज की जो एग्रीमेंट से अमेरिका निकल आया था वो दोबारा ज्वाइन करेंगे और दीगर बैनुल-अक़वामी मुआहदों के साथ, तो मेरा भी अंदाज़ा है कि ये अमेरिका अपने जो बाइडन के नुक्ता नज़र से आलमी सतह पर जो उसका एक मुकाम था उसे दोबारा हासिल करने के लिए जो उनके इक़दाम सामने आएंगे वो आलमी बिरादरी का हिस्सा होगा। सदर ट्रंप की समझते हैं कि इनको इन आलमी अदारों का अमरीकी अवाम के मफाद में नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे निकलना को मुनासिब समझा। लेकिन जैसे ये माहौलियात का मौजू है या बैनुल-अक़वामी बिरादरी, इसके साथ सेहत का मामला है और दूसरे मामलात हैं, इस सिलसिले में जो बाइडन जो है अपने मौक़िफ़ की तफसील से वज़ाहत करते आए हैं पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान, पूरी तमाम पॉइंट्स उनको सामने हैं। ज़ाहिर है जिन बातों का उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया है, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि उस पर अमल दरामद होगा और अमेरिका एक बार फिर आलमी सतह पर एक मुतहर्रिक किरदार अदा कर सकेगा। और अब इसमें ये देखना है कि इसके नतीजे में क्या होगा। ये जैसे माहौलियात के पेरिस एग्रीमेंट पे में दोबारा शमूलियत होगी, ईरान के साथ जो मुआहदा था उसमें दोबारा शमूलियत होगी या नहीं होगी। इसी तरह अफवाज की जो वापसी थी, जंगों से गुरेज का जो मामला था, जो सदर ट्रंप की पॉलिसी थी, उस पर किस हद तक चल सकते हैं और क्या इनके दौर में कोई नई जंगें शुरू तो नहीं होंगी, जैसा कि सदर ट्रंप के दौर में नई जंगें कोई शुरू नहीं हुई, बल्कि जिन जगहों पे अमरीकी अफवाज थी उनकी वापसी का अमल हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक पूरी अमरीकी पॉलिसी है, इसके मुताबिक अमल होगा कि अफवाज की वापसी का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन साथ साथ शायद ईरान के साथ एग्रीमेंट पे भी नज़रसानी हो और अमेरिका दोबारा उसमें शामिल हो सकता है। और जैसा कि इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि पेरिस एग्रीमेंट जो माहौलियात के हवाले से थी उसमें तो शामिल होने का पूरा पहले ही वो ऐलान भी कर चुके हैं। जी तो असफर ये साहब, बड़े जी जी बिल्कुल, हम प्रोग्राम के आखिर में हैं, आपने कुछ
अहम बैनुल-अक़वामी मामलात की जानिब भी इशारा किया। जाते जाते सिर्फ इस हवाले से बता दीजिएगा कि जो अफ़गान अमल है यकीनी तौर पे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, चूँकि उनका अमन भी इस तमाम प्रोसेस के साथ जुड़ा है। इस हवाले से सदर ट्रंप की हमने देखा एक वाज़ेह पॉलिसी थी और काफ़ी अमेरिका के जो साबिक मौक़िफ़ था उससे हट कर थी। सदर बाइडन जो हैं उनकी पॉलिसी इस हवाले से क्या होगी, क्विक आंसर कीजिएगा। देखें, जो जितना कुछ पेशरफ्त हो चुका है अमेरिका अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए, यकीनन उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेरा तज़िया, मेरी राय यही है। मैं यही समझता हूँ कि जो कुछ पेशरफ्त हुई है ज़ाहिर है उससे पीछे नहीं हटेंगे और उससे आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका की चाहे में कोई भी हुकूमत आए, बहरहाल अफ़गानिस्तान में क़याम अमन अमेरिका की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में जो कुछ काम हो रहा है उसको मज़ीद आगे बढ़ेगा। यकीनी तौर पे असफर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने तफसील से हमें आगाह किया इस हवाले से। नाजरीन, अब बिल्कुल वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, प्रोग्राम के जो पहला हिस्सा था उसमें हमने बात की थी अमरीकी इंतखाबात की, जबकि जो ये प्रोग्राम का हिस्सा है इसमें हम गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के हवाले से। ख़ास तौर पे हालिया दिनों में जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है, बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। PDM की तहरीक भी चल रही है। हमने देखा हाल ही में किसानों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, उसमें उन्होंने बड़े तादाद में मुजाहरे भी किए और लाहौर में कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए। इसके साथ ही साथ जमात इस्लामी, जो अगरचे PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान कर रखा है। इस सिलसिले में वो एहतजाज भी कर रही है। इसके साथ एक जो अहम ख़बर पिछले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आई वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान से 2 अहम रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उनके मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं। इससे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी और पाकिस्तान की जो सियासत है उस हवाले से भी। जबकि एक और अहम ख़बर ये कि जहांगीर तरीन जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से यहाँ लंदन में मुकीम थे, खामोशी से उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 6 माह का अरसा गुजारा और इसके बाद वो पाकिस्तान पहुँच गए अचानक से। वहाँ पर उन्हें मुकदमात का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वो जो वापस गए हैं किसी एजेंडे के तहत गए हैं, इन तमाम मामलात को ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है उसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं करम इलाही गोंदल साहब लाहौर से, सीनियर तजिया निगार हैं, अक्सर सिग्नेचर टॉक का हिस्सा होते हैं। करम इलाही गोंदल साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमेरिका में तो हमने देखा एक तब्दीली आ गई, जो पहले से तब्दीली आई हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया उसने। तो पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं आप और किस तरह का मंजरनामा तश्कील पा रहा है आने वाले दिनों में? जी, बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे एक बार फिर अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अमेरिका में जो तब्दीली आई है, इससे पहले असफर इमाम साहब मेरे इंतहाई मोहतरम भाई और दोस्त हैं, उनसे आपकी तफसीली गुफ्तगू हुई। मुसलमान जो कम्युनिटी है या मुस्लिम ममालिक हैं वो शायद इस खुशफहमी में है कि ट्रंप के जाने के बाद बाइडन के आने से जो है उनको कुछ फ़ायदा होगा या उनके कई जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर होंगी। मेरी ज़ाती राय इससे कतई मुख्तलिफ है। आप ये देखें कि ट्रंप से पहले बारक ओबामा के दौर में और उससे पहले बुश के दौर में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ एक कैंपेन चलती रही, अटैक होते रहे, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सीरिया आपके सामने है, एक से एक जंग छेड़ी गई। ट्रंप के दौर में किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ कोई नई जंग नहीं छेड़ी गई। उनके बयानात या उनके मुतनाज़ा ट्वीट्स जो है वो उनको एक साइड पे रखें, लेकिन आप ये देखें कि मुस्लिम ममालिक के खिलाफ कोई नई जंग नहीं छेड़ी गई। जो पहले से जंगें चल रही थी, उन्होंने इराक से, सीरिया से फौजें वापस बुलाई। अफगानिस्तान में जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, आगे बढ़ के उन्होंने जो है वो तालिबान के साथ हाथ मिलाया। तो मेरे खदशात ये हैं कि शायद इस पॉलिसी को बाइडन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और मुसलमानों को जो तवक्कुआत हैं, तब्दीली जो अमेरिका में आई है उस हवाले से पूरी नहीं होगी। जी चले, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात कर लें करम इलाही गोंदल साहब, और नून लीग से ही आगाज़ करते हैं। जो अभी हालिया दिनों में बलूचिस्तान में हमने देखा अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी हैं, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा यह जा रहा है कि जो नवाज़ शरीफ का भारी बयानिया है वो उसका बोझ उठाने से कासिर थे
और क्या हकीकतन ऐसा ही है और पार्टी के लिए मुश्किल हो चुका है नवाज शरीफ के जो तंदोतेज़ बयानात हैं कौमी इदारों के हवाले से और कुछ शख्सियात का नाम लेकर भी जिस तरह से वो अब गुफ्तगू कर रहे हैं? जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून में जो इख्तलाफ राय उनकी अपनी सफ़ों में है वो बढ़ रहा है। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू तो जो सबके सामने है कि अब्दुल कादिर बलोच ने ये कहा कि मियाँ साहब जो है जो इदारों के खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू की तो हम उसके मुकम्मल नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि मैं जो अपना नाराज़ मेरा घर है यानी जो इदारा है मैं उससे भी जो है वो दोबारा रब्ता करूँगा, अपने लोगों से भी करूँगा। उन्होंने एक छोटा सा जलसा भी किया। लेकिन जो असल पहलू था वो ये था कि अख्तर मेंगल साहब जो बीएनपी के हैं उनके साथ इंतहाई शदीद इख्तलाफात हैं ज़हरी साहब के। और सनाउल्लाह ज़हरी साहब के हवाले से उन्होंने वाज़े कहा था कि अगर वो जलसे में आएंगे तो हम जलसे में शरीक नहीं होंगे। ये मुमकिन नहीं था कि पीडीएम जो है उसका जलसा हो बलूचिस्तान में और अख्तर मेंगल साहब उसमें शरीक ना हो। तो अख्तर मेंगल साहब को खुश करने के लिए उन्होंने अपने ही साबिक़ वज़ीर आला पर पाबंदी लगा दी कि वो जलसे में नहीं आएंगे और उससे वो नाराज़ हुए। लेकिन वो तो पिछले काफ़ी अरसे से सियासी तौर पर गैर फ़ाल थे। मुस्लिम लीग नून में भी कहीं मुतहरक नज़र नहीं आ रहे थे, किसी मीटिंग में, किसी जलसे में, कहीं पे भी। तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल दो बड़ी शख्सियात हैं बलूचिस्तान के हवाले से। अगर मुस्लिम लीग नून से जो है वो अलहदगी इख्तियार करते हैं और जो मुस्लिम लीग नून का अभी जो बयानिया चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, उसके हवाले से वो एतराज़ात या अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में इसके असरात जो है वो बाकी सूबों में भी नजर आएंगे। लेकिन फिल वक्त जो है जलसे दो रह गए हैं, एक पेशावर में होना है, एक मुल्तान में और उसके बाद आखिरी जलसा लाहौर में। तो इन तीन जलसों की जो हाजिरी है, जलसे जुलूस की सियासत फिलहाल चल रही है, तो इस पे जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा। और पार्लियामेंट में भी जो भी अददी हैसियत या वो जो अरकान की गिनती है मुस्लिम लीग नून की, उस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और लोग भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलेआम ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि बहरहाल मुल्क के अंदर सियासत करनी है, अपनी कंस्टिट्यूंसीज में जाना है, सियासी फ्यूचर है आपका और आप एक जुआ खेल रहे हैं। वो जुआ भी मेरी जाती राय है, कोई इख्तलाफ कर सकते हैं, वो जुआ भी जो है वो झुंझलाहट के आलम में खेला जा रहा है कि झुंझलाए हुए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना मुकदमात खत्म हो रहे हैं, ना नैब की पेशियां खत्म हो रही हैं, ना अदालतों में पेशियां खत्म हो रही हैं और नए से नए मुकदमात सामने आ रहे हैं। तो उस झुंझलाहट में जो है वो आप कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं और वो सियासी इख्तलाफात जो हैं वो सियासी मुनाफरत में बदलते हुए और पूरे कौमी मंजरनामे को जो है वो गदला कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। और लोग जो है वो अजीब मखमसे का शिकार हैं कि अगर एक बयानिया जो है वो सही तस्लीम कर लिया जाए तो जो इदारे हैं उनके हवाले से क्या कहा जाए, और अगर इदारों को बिल्कुल सही समझ लिया जाए तो बहरहाल जो मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बड़ी पार्टीज हैं दोनों, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, तो जो उनकी राय है फिर उसको जो है वो किस पलड़े में रखा जाए, कितना वजन दिया जाए। बहुत ज्यादा मखमसा है, बहुत ज्यादा क्यास है, कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को कि आगे तो गोंदल साहब अगर आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने फरमाया कि कुछ और मज़ीद लोग भी खड़े हो सकते हैं और अगर बात उनके भी इस्तीफ़ों तक चली जाती है, चाहे वो इलेक्टेड हों या इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना भी हों, लेकिन ऐसी शख्सियात जो पार्टी का असासा होती हैं, पार्टी के साथ उनका एक बड़ी तादाद में लोगों को वो इंगेज भी करते हैं, तो अगर इस तरह के कुछ और मज़ीद बड़ी शख्सियात सामने आती हैं और वो इस्तीफ़ों तक बात भी चली जाती है तो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए, जो पहले ही जिस तरह से आपने जिक्र भी किया क्राइसिस से गुजर रही है और जो बैरूनी अवामिल हैं वो तो उसके ऊपर एक तरह से प्रेशर डाल ही रहे हैं, लेकिन अगर अंदरूनी खलफशार का शिकार वो वाज़ेह तौर पर मज़ीद हो जाती है तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? देखिए, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने जो अभी स्टैंस लिया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खास तौर पर खुलेआम जो गुफ्तगू शुरू की है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने अपने मुस्तकबिल के जो सियासी मुस्तकबिल है उस हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और इसमें उनकी कामयाबी के चांसेस जो मेरी जाती राय है उसके मुताबिक बहुत कम है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह के जो है वो सिविल हमारे इदारे जितने गैर फाल हैं या जितने करप्ट हैं और जो सिविल लीडरशिप है, जो सिविल जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती है, उनके अपने जो मामलात हैं वो इतने ख़राब हैं कि वो शायद जो है वो ये जद्दोजहद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आप देखें
कि जिस इदारे को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं और नाम ले रहे हैं और उनके एहलकारों को कह रहे हैं कि वो कोई गैर आईनी हुक्म ना माने, तो उन इदारों की कारकर्दगी बहरहाल आपके जो सिविल इदारे हैं उनसे बहुत बेहतर है। आपके अभी भी छोटे छोटे शहरों में या लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में कोई सिविक रिलेटेड इशू आ जाता है तो आप जो है उसी इदारे को आवाज देते हैं। आपके पास अपने इदारे नहीं है। ये इदारे बनाने से आपको फौज ने नहीं रोका था। यहाँ पे सिविल बालादस्ती में मुदाखलत वाला कोई मामला नहीं था। आप अपनी बल्दिया स्ट्रांग नहीं कर सके, आप अपने रेस्क्यू के इदारे स्ट्रांग नहीं कर सके, तो इनमें तो कोई मुदाखलत नहीं करता था। तो आपकी अपनी कारकर्दगी इतनी कमजोर है और आप अपने इतनी कमजोर जो है वो पोजीशन पे खड़े हैं कि इतना सख्त किस्म का स्टांस लेकर मैं नहीं समझता कि आप इसमें कामयाब हो सकेंगे। और अभी आपने देखा है कि इख्तलाफ तो उनके अंदर अभी से शुरू हो गए हैं और ये इख्तलाफ आगे जाकर मजीद बढ़ेंगे, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर बल्कि उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगी। इतना बड़ा रिस्क वो नहीं ले सकते कि आप जो मुल्क के मुख्तदर इदारे हैं आप उनके खिलाफ, आप एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो जब आते हैं तो वो मामला और होता है। इमरान खान, ताहिर अल कादरी हमारे सामने वो निकले थे एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, वो बहुत बड़ी तादाद में निकले थे और उस वक्त का जो माहौल था आपको याद होगा कि उस वक्त तो माहौल ऐसा हो गया था एक वक्त में कि शायद हुकूमत अभी गई हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच के वजीर आजम और उनकी फैमिली प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल गई। लाहौर से जो है वो शहबाज शरीफ खादमे आला और उनके बेटे जो है हमजा शहबाज, उनका पता नहीं था कि वो किसके घर जाके बैठे हुए हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो अजीब मतलब वो सूरत हाल थी। तो उस वक्त भी ये हुकूमत खत्म नहीं कर सके थे। प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए वो भी अदालती हुक्म के तहत। तो अभी तो वो माहौल ही नहीं है। और अभी से पीडीएम के अपने प्लेटफॉर्म पे जो जमातें हैं उनमें आपस में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू हो गया है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आगे चलकर इख्तिलाफात का भी शाखसाना बन सकते हैं। और जी अच्छा, करम साहब पीडीएम के हवाले से बहुत अहम बात है। इस हवाले से मुझे आपसे वो जो है वो अपनी पार्टी से लाता ना हो। जी इस हवाले से मुझे आपसे एक सवाल करना भी है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून के हवाले से थोड़ी सी और आगाही दीजिएगा। क्या यही वजह है ये जो तमाम मामला आपने बयान किए कि जो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ हैं वो इस तमाम से बचने के लिए वो जो जेल है उसको गोशा आफियत बना के वहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, मैं कतई भी ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब अदालत के हुक्म पर जेल भेजे गए हैं। तो अगर हम ये राय देना शुरू कर दें कि वो बचने के लिए वहां चले गए या वो डील आइंदा जो उन्होंने करनी है या कोई उन्होंने मुफाहमत करनी है तो फिर उन्होंने बेहतर समझा कि अभी ये अपना जो है वो क्या कहते हैं कुव्वत आजमा लें और फिर उसके बाद में बाहर आऊंगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि मैं अदालत के किरदार पर उंगली उठा रहा हूं। तो मैं ऐसा कतई भी नहीं समझता। वो कानूनी मामला है और उसमें उनकी जमानत तो बहुत पहले कैंसिल हो जानी चाहिए थी। और एक जमानत जो है वो मरियम बीबी की भी कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है, जाना किधर चाहते हैं कि उनकी जमानत जो है या उनकी सजा जो मुअत्तल हुई वो तो इस बिना पे हुई थी कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, शदीद अलील हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने उनकी इयादत करनी है, तीमारदारी करनी है, उनका ख्याल रखना है। वालिद साहब जो है वो लंदन चले गए, मरियम बीबी गोशा नशीन हो गई रायगढ़ में। आप वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही हैं और रियासती इदारों के खिलाफ भी बोल रही हैं और अभी तक जो है वो किसी ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया कि इनकी जमानत जिन बुनियादों पे हुई थी वो बुनियाद तो कब की खत्म हो चुकी, तो इनकी जमानत खत्म की जाए और उनको वापस जेल भेजा जाए। तो ये सारे कानूनी मामला हैं, इनमें मैं कतई भी जो है वो अपनी कोई राय नहीं दे सकता। जी अच्छा, पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जो बिलावल ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया उसके ऊपर बहुत बात हुई भी, तो बिलावल भी क्या वाज़िया तौर पर जो नवाज़ शरीफ है उनका जो बयानी है उसके साथ खड़े होने से हिचकिचा रहे हैं? और बिलावल का मतलब यकीनी तौर पे फिर पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कुछ इस हवाले से इशारे दिए कि पीडीएम के अंदर भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात इसी तरह से कायम रहे तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं फिर ये जो एक अलायंस बना हुकूमत के ख़िलाफ़? देखें, इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो ने कहा वो सबके सामने है कि एपीसी में जो फैसले हुए थे और उसकी जो करारदाद थी उसमें कहीं पे भी जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ था कि हम इदारों और इदारों के सरबराहान को बराह रास्त जो है मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। वहां पे उन्होंने कहा कि हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एस्टेब्लिशमेंट का। अब एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज तो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ जरदारी हो, पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है और वो आपके सामने भी है कि कभी भी किसी भी हुकूमत को कबल अज वक्त
इस सूरत रुखसत करना हो कि असम्बलियां भी टूट जाएं और जमहूरियत जो है वो उसको लपेट दिया जाए, तो ऐसी कभी भी जो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद नहीं रही है, ना उनका कभी मौकफ रहा है। उनकी जद्दोजहद हमेशा हुकूमत के खिलाफ होती जरूर है, लेकिन वो इस नहज तक नहीं लेकर जाते कि कहीं पे जमहूरियत पर जो है वो कदम ना लग जाए, कहीं पे जमहूरियत की बिसात ना लपेट दी जाए। तो मैं जाती तौर पे पहले इससे आप देखें कि मायदा बोर्बन हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाया मियाँ साहब ने मरी में बैठकर, उससे पहले लंदन में जो है वो ये बैठे बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ और ये पीछे हटे। तो अब जो है वो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अब एक वक्त आएगा कि पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा ताकि वो अपना सियासी जो कदोकाठ है उसको बरकरार रख सकें और आइंदा कोई रोल प्ले कर सकें जब भी उन्हें मौका मिले रोल प्ले करने का, जो भी मुस्तबिल करीब में उन्हें नहीं मिलेगा। तो गोंदल साहब, अगर ये जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी पीछे हट सकती है, तो पीछे हटने का क्या ये मतलब भी लिया जा सकता है कि वो किसी मामले के ऊपर अपनी मुफाहमत कर ले जो इस्टेब्लिशमेंट है या इवन गवर्नमेंट है उसके साथ भी कुछ नकात के ऊपर, और फिर वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म छोड़ दे? और अगर ऐसा होता है तो क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अपने लिए रियायतें लेना चाहेगी या ले सकती है? और दूसरी तरफ फिर जो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ हैं, उनका इस हवाले से आगे क्या किरदार रह जाएगा? पीडीएम, क्या फिर भी पीडीएम में ये दो पार्टीज भी अगर हों तो वो पीडीएम कहलाएगी नहीं कहलाएगी? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो रियायतें हैं, अभी एक रियायत तो शायद उनको मिलने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में। जब से एपीसी हुई या पीडीएम के जलसे शुरू हुए या उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप जरा रिकॉल करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी हर मीडिया टॉक में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात फेयर होने चाहिए, गैर जानबदार होने चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उनका पूरा फोकस वहाँ था। और अगर वहाँ पे वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पहला स्टेप होगा कि जब पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि हमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे गो स्लो वाली पॉलिसी अपनानी है, और वो आप पहले भी देख चुके हैं। ये कतन भी पाकिस्तान में तो किसी सियासी रहनुमा के लिए मुश्किल नहीं है, और वो भी पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या इस वक्त पीटीआई है, इनके जो रहनुमा हों, सरबराहान हों, कि आप गिलगित से सेम डे कोयटा जाएं, खिताब करके वापस आ जाएं, इसमें क्या मुश्किल थी? लेकिन उन्होंने जो है वो वीडियो पे खिताब किया, वीडियो कॉल पे खिताब किया, और आइंदा जो जलसे होंगे उनमें भी हम देख लेंगे। उससे पहले अगर रिजल्ट आ जाता है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का, मुल्तान और लाहौर के जलसे से पहले, तो मेरी बात ये लिख के रख लीजिए कि पीपल्स पार्टी गो स्लो की पॉलिसी अपनाएगी, टोन डाउन हो जाएगी, और नतीजतन पीडीएम का भी वही हाल होगा जो किसी जमाने में एपीडीएम का हाल हुआ था, जो मुशर्रफ के खिलाफ बनी थी, और मियाँ साहब जो है ऐन वक्त पर बाकी सारी जमातों को धोखा देकर जो है वो इलेक्शन में शामिल हो गए थे। तो पीडीएम भी जो है वो उसी तरफ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपने पूछा, मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में बड़े तुम तराक से उन्होंने धरना दिया था, मौलाना बड़े मोहतरम है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि जब भी मौका आएगा, वक्त आएगा, तो वो अपने ट्रक का रुख जो है वो वापस मोड़ लेंगे, और उन्हें मोड़ना पड़ेगा। रह गई मुस्लिम लीग नून, तो मुझे जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नई सफबंदी होगी। अब वो मुस्लिम लीग शीन बने या गैन बने या काफ बने या जो भी बने, लेकिन एक नई सफबंदी होगी तो मुस्लिम लीग का सियासी मुस्तकबिल बाकी रहेगा, वरना इस बयानी के साथ तो इनका कोई सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने करम इलाही गोंदल साहब। कुछ और हवालों से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमने देखा हालिया दिनों में, जैसे अभी पीडीएम का भी एहतजाज चल रहा है, दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी कुछ एहतजाज किए हैं। ये सियासी जमातों की जो गैदरिंग्स हैं, एहतजाज, ये तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा भी है और चलता रहता है। लेकिन फिर हमने देखा पंजाब में किसानों ने भी एहतजाज किया, और बड़े पैमाने पर, वो सिर्फ कोई टोकन मुजाहिरे नहीं थे, उन्होंने बड़े पैमाने पे एहतजाज किया, उसमें तशद्दुद भी हुआ। तलबा भी हमने देखा फ़ीसों के हवाले से वो सड़कों पर निकले, और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में वो कोई एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर लें। तो क्या इससे कुछ हुकूमत पर दबाव है? क्योंकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ख़ास तौर पे ये हुकूमत आने के बाद से यकीनी तौर पे उसमें वो मुतासिर तो हुई है। तो क्या हुकूमत के ऊपर कुछ दबाव होगा, और अगर वो दबाव महसूस करती है तो क्या फौरी रिलीफ देने के लिए कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बर वक्त सवाल किया है। देखें,
तलबा का एहतजाज हो, किसानों का एहतजाज हो, सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज चलता रहा, पीडीएम जो है वो एहतजाज कर रही है, तो ये सब चीजें चाहे इनका जो है वो मैं समझता हूँ कि उनका नुक्ता नजर या उनके मुतालबात बेशक गलत भी हों, लेकिन इस किस्म के जो एहतजाज हैं वो अल्टीमेटली अवाम की फेवर में जाते हैं। जो हुकूमत वक्त है वो कुछ नहीं बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती है और मजबूर हो जाती है कि अवाम के लिए कुछ रिलीफ के इकदाम किए जाएं। अभी देखें ना, अभी तो 2-3 जलसे हुए हैं, पेट्रोल चले कुछ पैसे से ही सस्ता किया, चीनी जो है वो जैसे तैसे करके उन्होंने 83-84 रुपए कर ली। अब चीनी वाले सरकार भी लंदन से आ गए हैं, तो अब देखें आगे जो है वो हुकूमत क्या क्या रिलीफ देती है। एक शायद बिजली के बिलों की मद में बहुत जल्द जो है वो कोई रिलीफ जो है वो सोचा जा रहा है कि वो दिया जाए, कि जो आईपीपीज हैं उनके साथ नए एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, जो पुराने उनके रेट्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, और बहरहाल सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, लोगों को खुश करना पड़ेगा। अवाम के लिए तो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि एहतजाज पे सियासतदान भी हों, अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए, जलसे करे, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे निकलें, किसान निकलें। अब किसानों के एहतजाज का भी आप देखें कि आज जो है वो पंजाब काबीना बिल आखिर काबीना कमेटी बैठी, वो मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि जो रेट्स हैं वो रिवाइज करेंगे गंदम के, और इमदादी कीमत जो गंदम की फी मन होगी वो 1800 रुपए की जाएगी। सिंध में 2000 है, पंजाब में इन्होंने 1600 रुपए करने का ऐलान किया था एक हफ्ता तकरीबन कबल, और इस एहतजाज के बाद अब जो है उसको 1800 पे ले गए हैं। गन्ने के रेट्स पे भी थोड़ा बहुत लोग नजरसानी की कोशिश हो रही है, और उस पर शायद जल्द ही जो है वो किसानों को गन्ने के रेट्स के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। तो अल्टीमेटली इसका फायदा अगर किसान को फायदा मिल रहा है तो इसका मतलब अवाम को फायदा मिल रहा है कि पंजाब में तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, तो अवाम का फायदा होगा। दबाव हुकूमत में होना चाहिए, अपोजिशन को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जब पार्लियामेंट में वक्त था पिछले 2 साल, ये सिर्फ अपने मुकदमात को लेकर बैठे रहे, पार्लियामेंट में कोई भी इन्होंने एक भी कोशिश, मजबूत कोशिश नहीं की कि अवाम को रिलीफ दिलवाया जाए। इनकी सारी गुफ्तगू सिर्फ नया मुकदमात, अदालतें, इंतकाम इस हवाले से होती थी। अल्लाह करे कि इनको समझ आए और ये अवाम के लिए जो है वो सिर्फ आवाज़ उठाएं, अपने मुफादात को एक साइड पर रख दें। जी अच्छा, करमलाई गोंदल साहब, जो गुज़िश्ता हफ्ता था उसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों की एक मीटिंग भी थी, एक दावत थी, उसमें काफ लीग ने शिरकत नहीं की। इससे पहले भी काफ लीग ऐसा कर सकी है, और अभी हमने हाल ही में देखा जो बीएनपी है वो भी हुकूमत का साथ छोड़ चुकी है। तो क्या जो इत्तेहादी जो इनके साथ थे या हैं अभी भी, उनको हुकूमत से शिकायत हैं, और ये क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों में कुछ सीरियस शिकायत भी हो सकती है जिससे हुकूमत को कुछ ख़तरा भी महसूस हो? इत्तेहादियों को हमेशा हर हुकूमत से शिकायत रहती है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी तो उनके इत्तेहादियों को शिकायत थी, मियाँ साहब के इत्तेहादियों को शिकायत थी, आसिफ जरदारी साहब के इत्तेहादियों को शिकायत थी। मौजूदा दौर में शिकायत कुछ बढ़ गई हैं, लेकिन एक चीज़ आप जो है वो मद्देनजर रखें कि मुस्लिम लीग काफ, MQM, अब वो MQM पाकिस्तान है, और मौलाना फजलुर रहमान, ये तो हर हुकूमत में हिस्सा रहे, चाहे आमिर की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, यानी जिनमें बौद्धुल मशरकैन जो कहते हैं ना, कि वो भी आए हैं, तो ये उन हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे हैं। सिर्फ एक मौलाना है जो अब मौजूदा दौर में जो है वो जरा बाहर बैठी हैं, MQM और काफ लीग हस्बे मामूल हुकूमत में है। काफ लीग थोड़े बहुत जो है ये चुटकुले छोड़ती रहती है। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी सरबराहान की, इशाया दिया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें भी काफ लीग जो है वो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त से आज तक जो हुकूमत में है, मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय कर रहे हैं, गुलबेज़ साहब स्पीकर हैं तो स्पीकर ही बैठे हुए हैं, गए चुटकुले छोड़ते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, लेकिन उन्होंने इसी तनख्वाह पे नौकरी करनी है, MQM ने भी इसी तनख्वाह पे नौकरी करनी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब भी ऑफर आ गई, मेरी जाती राय है कि वो अपने ट्रक का रुख मोड़ लेंगे। जी करमलाई गोंदल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसके ऊपर आपने कम वक्त में तमाम इश्यूज़ के हवाले से हमारी रहनुमाई भी की, उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी पेश किया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा सिग्नेचर टॉक। इसमें मुख्तलिफ़ हवालों से हमने गुफ्तगू की। जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें हमने
जो अमरीकी सदारती इलेक्शन है उस हवाले से गुफ्तगू की, उसका जो पूरा वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस हुआ, उसके बाद अब जो नए सदर आ रहे हैं क्या उनको चैलेंजेस दरपेश होंगे, इस हवाले से भी गुफ्तगू की, और क्या तरजीहात होंगी वो भी। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था उसमें करम इलाही गोंदल साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी की, मुख्तलिफ हवालों से जो सियासी मंजरनामा है। ये था आज का सिग्नेचर टॉक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।